10वीं की स्टूडेंट आपका स्वागत है एक को धमाकेदार। फाइनली आपका यहाँ पर हिंदी का हम एक मार्च पेपर लेके आ चुके हैं। साथ ही आपका हिंदी का संपूर्ण हल से पूरा पेपर कराने वाले, तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना। अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो आप यहाँ पर इस पेपर को याद कर लेते हैं तो आपके 75 में 70 नंबर आएंगे इस पेपर को याद करने के बाद। तो इस पेपर को आपको याद जरूर करना है। और स्टूडेंट आप यहाँ पढ़ते हैं हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2023 हाई स्कूल एग्जामिनेशन मैन 2023, ठीक है। हिंदी और आपका यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स 75 नंबर कराने वाला है और समय आपका 3 घंटे कराएगा, ठीक है। और आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो निर्देश भी आप यहाँ पढ़ लीजिएगा। तो फाइनली आपका पूरा यहाँ पर हिंदी पे आ चुका है और हमने आपको पहले ही बता दिया और आपने अभी तक यहाँ पर कुछ भी याद नहीं किया तो हम जो पेपर कराएंगे और आप यहाँ पे इसे याद कर लेते हैं अथवा सहित, तो आप अच्छे मार्क्स लाओगे हिंदी के पेपर में। तो जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका पेपर वो देख लेते हैं। पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं 6 नंबर की सही विकल्प, ठीक है। तो आपके यहाँ पर 6 नंबर के आते हैं सही विकल्प। तो आपको यहाँ पर ध्यान से सुनना और देखना, जिससे पूरा ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पर याद हो जाना चाहिए, ठीक है। आपको जो ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पर याद कर लेने और क्वेश्चन के लिए आपको टाइम भी चाहिए, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि आप यहाँ पर वीडियो को ध्यान से यहाँ पर देखिएगा और सुनिए, आपको सुनना है, ठीक है। तो आपके 6 नंबर के यहाँ पर आते हैं सही विकल्प। तो पहला आता है गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना की है हारीर की लकड़ी से और नीम की लकड़ी से, चंदन की लकड़ी से और तुलसी की लकड़ी से। तो यहाँ पर गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना की है हारीर की लकड़ी से। आपका यहाँ पहले का आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान से सुनना और देखना है, नहीं तो आप अपनी कॉपी नोट करते जाइए, ठीक है। फिर दूसरा आता है शिव धनुष के टूटने पर क्रोधित हो उठे विश्वामित्र, लक्ष्मण, परशुराम, रावण। तो आपके यहाँ पर शिव धनुष के टूटने पर क्रोधित हो उठे, इसका आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा सा परशुराम, ठीक है। तो अच्छी तरह से आप यहाँ पर सुनते जाइए क्योंकि यही ऑब्जेक्ट आपके पेपर आने वाले हैं। और तीसरा आता है संचयी भावों की संख्या 32, 33, 34 या 35। तो यहाँ पर संचयी भावों की संख्या वो है 33, ठीक है। आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से आप यहाँ पर याद करते जाइए। फिर आपका चौथा आता है नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है, एकांकी है, निबंध है, व्यंग या कहानी। तो यहाँ पर नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है वो है आपकी कहानी, ठीक है। आपका द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमने आपके 4 यहाँ पर सही वर्ग करा दिए। अब आपका 5वां आता है। तो स्टूडेंट 5वां देते हैं भोलानाथ का असल में नाम था तारकेश्वर नाथ, अमरनाथ और केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो यहाँ पर भोलानाथ का असल में नाम था वो था तारकेश्वर नाथ। आपका यहाँ पर 5वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 6वां देख लेते हैं, ठीक है। 6वां आप देते हैं जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें रीति विशेषण करते हैं या जाति विशेषण या क्रिया विशेषण, इनमें से कोई नहीं। तो 6वां आपका जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें यहाँ पर कहते हैं क्रिया विशेषण। आपका यहाँ पर सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने आपके यहाँ पर 6 नंबर के करा दिए सही विकल्प विथ सॉल्यूशन सहित। और साथ ही आप स्क्रीनशॉट उठा लीजिए जिससे आपको रिवाइज करने में आसानी जाएगी, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट उठा लीजिए और आपके यही ऑब्जेक्ट आपके पेपर आने वाले हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन 2 आता है जो जिसमें आपके आते हैं रेगिस्तान, ठीक है। आपके यहाँ पर रेगिस्तान आते हैं। तो पहला आपका आता है यहाँ पर गोपियाँ उद्धव को डॉन मानती हैं, हतभागी या बड़भागी। तो यहाँ पर गोपियाँ उद्धव को बड़भागी मानती हैं। पहले में आपका यहाँ पर हो जाएगा बड़भागी, ठीक है। बड़भागी होने वाला आपका पहला रेगिस्तान में। फिर दूसरा आता है चौपाई की प्रत्येक चरण में डॉन मात्राएँ होती हैं, 16-16 होती हैं, 24-24 मात्राएँ। तो यहाँ पर चौपाई के प्रत्येक चरण में यहाँ पर होती हैं 16-16 मात्राएँ। आपका यहाँ पर 16-16 मात्रा हो जाएगा दूसरे रेगिस्तान में। तो आप यहाँ पर याद करते जाइए। और तीसरा आता है, तो तीसरा आप यहाँ पर मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के डोडर गांव में हुआ था। तो मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था, ठीक है। तीसरे में आपका यहाँ पर तीसरे रेगिस्तान होने वाला भानपुरा, तो याद कर लीजिए। अब चलिए आपका चौथा यहाँ पर रेगिस्तान देख लेते हैं और साथ ही आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी घालते जाना क्योंकि आपको रिवाइज करने में आसान जाएगी, ठीक है। और चौथा आता जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता है डॉट नॉट वाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है या कर्तवाच्य होता है। तो आपका चौथा रेगिस्तान हो जाएगा कर्मवाच्य, ठीक है। और 5वां आता भोलानाथ और उनके साथी डॉट नॉट के बिल पानी उलूटने लगे, चूहों या सांपों। तो आपका 5वें रेगिस्तान में यहाँ पर हो जाएगा चूहों, ठीक है। चूहों आपका होने वाला 5वें रेगिस्तान में। फिर 6वां आता है चाय के बगानों में कई डॉट डॉट बोकू पहले चाय की पत्तियाँ तोड़ रही थीं, युवतियाँ युवक। तो आपका 6वें होने वाला युवतियाँ, ठीक है। तो हमने आपके रेगिस्तान करा दी संपूर्ण हल सही। तो स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। अब आपके यहाँ पर आती हैं सही जोड़ी बनाकर लिखिए। प्रश्न 3 आता है जो 6 नंबर की आती हैं, ठीक है। पहली आपकी आती है उत्साह कविता, फिर दूसरी आपकी आती है कामायनी, तीसरी आती है कैप्टन चश्मे वाला और चौथी आती है त्रिभुवन में समास है और चौथी आती है माता का अंचल और 6वीं आती है छंद की प्रकार, ठीक है। और इस साइड देख लीजिए और जो इनका सॉल्यूशन चलिए वो आपको दिखा देते हैं। स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर सही होनी है, ठीक है, उनका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर कॉपी में उनका सॉल्यूशन कर लिया है। तो आप देते पहले जो आपकी दी गई थी उत्साह कविता, उत्साह कविता को आपको यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से मैच कर देना, ठीक है। हमने सामने आपको यहाँ पर आंसर दे दिए हैं। उत्साह कविता का आपको हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और दूसरी कामायनी आपकी हो जाएगी महाकाव्य से मैच कर देना है
और तीसरी आती है कैप्टन चश्मे वाला, तो कैप्टन चश्मे वाला को मैच करना आपको प्रतिमा पर चश्मा, ठीक है, सामने सामने यहाँ पर मैच कर दिए। और चौथी आती है त्रिभुवन में समास है, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा द्विगु समास। और पाँचवीं आती है माता का अंचल, तो इसको मैच कर दीजिए आप यहाँ पर शिव पूजन सहाय से मैच कर देना। जो छवीं आती है छंद के प्रकार, तो छंद के प्रकार कितने होते हैं, वो होते हैं 2। तो आपके हमने करा दिए सहयोगी, जल्दी से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट खा लीजिए सहयोगी का। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। अब आपके एक साथ वाक्य में उत्तर आते हैं जो 6 नंबर के आते हैं, ठीक है। तो आप देखते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है, तो इसका जो आंसर चलिए वो देख लेते हैं। तो आपका जो यहाँ पर दिया गया पहला एक सदवाक्य में उत्तर, तो इसका आंसर है वो हम आपको दिखा देते हैं। तो पहले का आपका यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, आपको यहाँ पर आप देते हैं पहले का आंसर आपको होने वाला रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया, ठीक है। जो आपका दिया राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर रामचरितमानस के बालकांड से, ठीक है, बालकांड से लिया गया, ये आपको पहले का आंसर हो जाएगा। फिर जो आपका दूसरा आता है, आप यहाँ देखते हैं रामचरितमानस का प्रमुख छंद कौन सा है, तो जो यहाँ पर रामचरितमानस का प्रमुख छंद है वो है चौपाई, ठीक है। आपका दूसरे का आंसर यहाँ पर चौपाई हो जाएगा, और पहले का आंसर हमने आपको बता ही दिया। फिर जो आपका तीसरा आता है हिंदी गद्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है, तो तीसरे का आंसर आपका हो जाएगा कहानी, ठीक है, तीसरे का आंसर आपका कहानी होने वाला है। फिर आपका जो चौथा आता है टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ क्या है, ठीक है, तो इसका आंसर चलिए दिखा देते हैं। तो यहाँ पर टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ होता है कठिन कार, ठीक है, चौथे का आंसर आपको हो जाएगा कठिन कार। अब पाँचवा आपका यहाँ पर आता है विपदा के समय भोलानाथ किसकी शरण में जाता है, ये आपको इसका आंसर बताना है। तो पाँचवें का आंसर आपका क्या रहेगा, माता पिता की शरण में, ठीक है, पाँचवें का आंसर आपको हो जाएगा माता पिता के शरण में जाता है, ये आपका पाँचवें का आंसर हो जाएगा। अब छठवां देख लेते हैं, तो छठवां आता है कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे से कौन गुजरता था, तो छठवें का आंसर आपका क्या रहेगा, छठवें का आंसर हो जाएगा हालदार साहब, ठीक है। तो हमने आपके एक सदवाक्य में उत्तर करा दिए। पहले का आंसर आपका रामचरितमानस के बालकांड से, दूसरे का आंसर आपका चौपाई, और तीसरे का कहानी, चौथे का कठिन कार, पाँचवें का माता पिता की शरण में, और छवें का आंसर हालदार साहब, ठीक है। तो ये आपका एक सदवाक्य में उत्तर का सॉल्यूशन, जल्दी से फटाक से स्क्रीनशॉट कर लीजिए जिससे आपको रिवाइज करने में आसान जाएगी। अब चलिए आपके साथ असत देख लेते हैं। तो आपके आते हैं 6 नंबर के यहाँ पर असत। पहला आता है उद्भव का संदेश गोपियों को गुड़ की तरह मीठा लगा, तो पहला आपका क्या रहेगा, पहला रहेगा आपका असत। चलिए आपको दिखा देते हैं, पहला आपका यहाँ पर असत रहने वाला है, ठीक है, पहला आपका यहाँ पर असत हो जाएगा। जो आपका दूसरा आता है रस के 7 अंग हैं, तो यहाँ पर जो रस के होते हैं वो अंग होते हैं 4 होते हैं, 7 नहीं होते हैं। जो अंगों के नाम है वो हो जाएंगे स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव, ठीक है। आपके रस के अंग होते हैं 4, हमने आपको नाम भी बता दिए हैं। तो जो दूसरा आपका रहने वाला वो क्या रहेगा, वो रहेगा आपका असत, ठीक है। तो दूसरा आपका यहाँ पर असत रहेगा। अब जो तीसरा आता है कैप्टन चश्मे वाला आज़ाद हिंद फौज का सिपाही था, तो तीसरे का आंसर आपका यहाँ पर रहेगा सत्य, ठीक है, तीसरा आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा, देख सकते हैं। तो हमने आपके 3 करा दिए। अब चौथा आपका देख लेते हैं। चौथा आपका आता है लोक प्लस उक्ति से मिलकर लोकोक्ति शब्द बना है, तो आपको बताना है कि सत्य की असत्य है। तो चौथा आपका क्या रहेगा, चौथा रहेगा आपका यहाँ पर सत्य, ठीक है, चौथा आपका सत्य रहेगा। तो हमने आपके 4 करा दिए, चारों के यहाँ पर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब चलिए आपका 5वां जो सत्य असत्य वो देख लेते हैं, ठीक है। तो पूरा पेपर आपको यहाँ पर देख के जाना है, क्योंकि आपके यही क्वेश्चन आपके पेपर आने वाले हैं, और संपूर्ण हर जगह हम पूरा पेपर कराएंगे। और 5वां आता है 7 सिस्टम वाटरफॉल असम में है, तो आपको जो रहेगा 5वां वो रहेगा आपका असत्य, ठीक है। और 6वां आता है उसने खाना नहीं खाया जाता में भाववाच्य, ये आपका सत्य रहेगा। चलिए आपको दिखा देते हैं फिर से, ठीक है। तो आप यहाँ पर आपका सत्य असत्य का सॉल्यूशन, पहला आपका असत्य, दूसरा आपका असत्य, और तीसरा आपका सत्य, और चौथा सत्य रहेगा, और 5वां रहेगा आपका असत्य, और 6वां रहेगा आपका सत्य, ठीक है। और आप यहाँ पर देखते हैं आपके एक सदवाक्य में उत्तर का सॉल्यूशन, तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने कर लिया होगा, और ये रहा आपका सही जोड़ी का सॉल्यूशन, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब चलिए आपके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 6 आता है रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया है, लिखिए, ठीक है, ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन। अथवा आता है प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं प्रवृत्तियाँ लिखिए। स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर 6वां क्वेश्चन था रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर आपका हो जाएगा इस काल में दरबारी कवियों ने अधिकतर श्रृंगार की रचनाओं का इस्तेमाल किया था, अतः इसे श्रृंगार काल के नाम से संबोधित किया था। इस काल में नारी के नक्शे का अतिरंजित चित्रण हुआ है, ये आपकी हो जाएगा रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है, उसकी आपकी परिभाषा यहाँ पर हो जाती है। और यहाँ पर आता है रीतिकाल का आपको 3 भागों में बांटा गया, रीति सद, यहाँ पर रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त, ठीक है। तो ये जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आपको क्वेश्चन 6 में का आंसर है, फटाक से आप स्क्रीनशॉट लगाइए। और जो आपका अथवा क्वेश्चन है, ठीक है, तो अथवा क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको खुद करना है, हम आपको एक क्वेश्चन का आंसर देंगे, लेकिन आपको बता दें कि आपको जो ऊपर का क्वेश्चन साथ ही जो नीचे का अथवा क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन आपको याद करके जाने, तभी आप हिंदी पे अच्छे मार्क्स ला पाओगे, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट भी आप यहाँ पर कर दिया क्वेश्चन का, जिससे आपको क्वेश्चन देखने में आसान जाएगी। अब 7वां आता है तुलसीदास अथवा निराला की
काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखिए। ये आपका 2 नंबर का, जिसमें आपको यहाँ पर 2 रचना लिखनी है और भावपक्ष लिखना है। ठीक है, 7वें क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट आप यहाँ पर देते हैं। जो आपके यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास पे हम यहाँ पर आपको काव्यगत विशेषताएं दे रहे हैं। ठीक है, 2 रचना आपको यहाँ से याद कर लेनी है। पहली दी है बिना पत्रिका, दूसरी आती है गीतावली, और जो तीसरी दी है कवितावली, और चौथी आपकी रामचरितमानस है। तो इसी में से आपको 2 कर लेनी है। ठीक है, तो ये आपकी 2 रचना यहाँ से आप याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। और जो भावपक्ष रहेगा ये रहा भावपक्ष। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। आपका गोस्वामी तुलसीदास पर है, तो स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। कलापक्ष आपका यहाँ तक दिया गया है। ठीक है, तो फटाक से जल्दी से स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। आप क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है 8वां। ठीक है, 8वां आता है उद्भव की व्यवहारिक तुलना किस किस से की गई है। ये आपका 2 नंबर का। अथवा आता है गोपी के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो जो इनका आंसर है वो देख लेते हैं। 8वें क्वेश्चन का आंसर आप स्टूडेंट यहाँ पर देते हैं, उद्भव की व्यवहारिक तुलना किस किस से की गई है। ठीक है, ये रहा उसका आंसर। आपका आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पर समाप्त होता है। तो जल्दी से फटाक से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हमने आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर करा दिया। और जो आपका इसका अथवा है वो आपको खुद करना है। ठीक है, लेकिन हमने आपको पहले बता दिया, आपको अथवा सहित सभी क्वेश्चन याद करके जाना है। और फिर क्वेश्चन 9 आता है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताइए। 2 नंबर का। अथवा आता है उत्साह कविता में बादल किन किन और अर्थों की ओर संकेत करता है। तो चलिए जो इनका आंसर वो देख लेते हैं। 9वें क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर देते हैं, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। तो ये रही आपकी यहाँ पर वीर योद्धा की विशेषताएं। पहली विशेषता आपकी आती, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं। तो यहाँ से आपको 2 या 3 कर लेनी है। ठीक है, 3 कर लेना है, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। आपको हम विशेषताएं यहाँ पे स्क्रीन में दिखा रहे हैं। तो हमने आपको जो क्वेश्चन 9 था उसका आंसर करा दिया। आप क्वेश्चन यहाँ पर 10 देख लेते हैं। तो महाकाव्य एवं खंडकाव्य में अंतर लिखना आपका 2 नंबर का। अथवा आता है प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर लिखिए। क्वेश्चन 10वीं का आंसर आप यहाँ पर देते हैं, महाकाव्य एवं खंडकाव्य में अंतर। स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर। तो फटाक से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आपके 5 अंतर यहाँ पर दिए, तो आपको 3 अंतर याद कर लेना। ठीक है, तो चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ये आपका 2 नंबर का। इसका अथवा आता है 2 छंद की 2 छंद उदाहरण लिखिए। ठीक है, आपको 2 छंद का उदाहरण लिखना है। और जो आपको ऊपर का अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा स्टूडेंट आप यहाँ पर रही आपकी अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा। ठीक है, जहाँ काव्य में जहाँ पर किसी वस्तु या व्यक्ति का स्वाभिव्यक्ता से अधिक बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे ये आपको उदाहरण। ठीक है, ये आपका उदाहरण है, यहाँ पर समाप्त होता है। देखो 2 मेघ बरसते मैं प्यासी की प्यासी, आपका उदाहरण है। ऊपर आपकी परिभाषा दी गई। जल्दी से फटाक से स्क्रीन कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता क्या, 12वां क्वेश्चन आता कहानी और आपको उपन्यास में 2 अंतर लिखना है। और इसका अथवा आता नाटक और एकांकी में 2 अंतर लिखिए। आप यहाँ पर कहानी और उपन्यास में आप यहाँ पर 2 अंतर देते हैं। ये आपके कहानी उपन्यास में 2 अंतर। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये आपका क्वेश्चन 12 का आंसर है। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन 12 तक करा दिया। और साथ ही जो क्वेश्चन है इनका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जिससे आपको क्वेश्चन देखने में आसान जाएगी। आप क्वेश्चन 13 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 13 आपका आता है, राम वृक्ष बेनुपुरी अथवा मन्नू भंडारी की साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखिए। आपको यहाँ पर 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 रचना लिखनी है और आपको भाषा शैली लिखनी है। स्टूडेंट आप यहाँ पर देखते हैं मन्नू भंडारी की साहित्यिक विशेषताएं। ठीक है, ये रही आपकी मन्नू भंडारी की साहित्यिक विशेषताएं। तो जो इनकी भाषा है, भाषा देते हैं भाषा शैली सरल, सहज, स्वाभाविक और स्वाभिव्यक्त में सक्षम है। ठीक है, इनकी भाषा शैली हो जाती है। और साथ ही 2 रचना आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, आपका बंटी एक कहानी भी। ये यहाँ पर 2 रचनाएं और भाषा शैली देख लीजिए। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, आपको क्वेश्चन 13 का आंसर है। और जो आपका दिया राम वृक्ष बेनुपुरी, इस पर आपको खुद कर लेना है। और 14वां आता भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। 2 नंबर का। अथवा आता अथवा देख लीजिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देखते हैं 14वें क्वेश्चन का आंसर, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। ए रहा उसका पूरा आंसर। तो जल्दी से जल्दी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपका यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है क्वेश्चन 15, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते। 2 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा आता वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है। 15वें क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर देते हैं, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। ठीक है, ए रहा उसका आंसर। तो यहाँ से आंसर आपका आंसर स्टार्ट होता है। तो पहले तो इतना स्क्रीनशॉट उखाड़ लीजिए। ठीक है, इतना स्क्रीन उखाड़ लीजिए। और आपकी एक लाइन यहाँ पर दी है, तो इसका स्क्रीन उखाड़ लीजिए। ठीक है, यहाँ पर समाप्त होता है आपका करते थे। तो आपका हमने करा दिया क्वेश्चन 15वें का आंसर। अब 16वां आता है, जिसमें आपको यहाँ पर निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है जो सभी को स्वीकार हो। ठीक है, इसके लिए आपको एक शब्द लिखना है। और इसका दूसरा देते हैं अथवा आता है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग करना। आपको आँख का तारा होना और गगन में सागर बनना। जो आपका आँख का तारा होना है यानी बहुत दिनों बाद दिखाई देना, और गगन में सागर बनने का अर्थ होता है।
ठीक है। गागर में सागर भरने का अर्थ होता है बहुत, थोड़े से बहुत करना, ठीक है। थोड़े से बहुत करना आपका यहाँ पर अर्थ हुआ गागर में सागर भरने का। और इसका बाद प्रयोग आप कर सकते हो, इतना तो आपसे बनना चाहिए। और 17वां आता भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। अथवा आता गंतों को मेहनत कश बादशाहों का सर क्यों कहा गया है। 17वें क्वेश्चन का आप जो अथवा है, आपका अथवा का आंसर ये रहा, ठीक है। गंतों को मेहनत कश बादशाहों का सर क्यों कहा गया है, तो उसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। तो ये रहा उसका आंसर, तो फटाक से स्क्रीन उठा लीजिए। तो हमने आपका क्वेश्चन यहाँ पर करा दिया 17वां, ठीक है। अब आपका 18वां क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित काव्यांश के संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना आपको। ये रहा आपका काव्यांश मधुप गुणागुण कर कहे जाता, ठीक है। इस तरह से आपका दिया, तो स्क्रीन उठा लीजिए। अब इसका अथवा देख लेते हैं और इसके आंसर भी हम देखेंगे। आपको यहाँ पर टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ पूरा पेपर हम यहाँ पर संपूर्ण हल सहित कराएंगे, ठीक है। आपका अथवा आता बादल गरजो। इस तरह से आपका एक काव्यांश दिया है, दोनों में से आपको कोई एक पर लिखना है। तो चलिए आपको इसका आंसर दिखा देते हैं। जो स्टूडेंट आपका यहाँ पर दिया गया था मधुप गुणागन कर जाता, ठीक है। इस तरह से आपका दिया है काव्यांश, तो उसका आप यहाँ पर एरा भावार्थ, तो जल्दी से फटाक से स्क्रीन शॉट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक दिया है भावार्थ, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, स्क्रीन शॉट कर लीजिए। तो हमने क्वेश्चन आपका 18वें का आंसर करा दिया। अब क्वेश्चन आपका 19वां आता निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है, ठीक है। दो आपके दिए हैं, तो दोनों में से आपको एक पे करना है। तो जो इसका आंसर है, चलिए वो आपको दिखा देते हैं। जो स्टूडेंट आपके यहाँ पर दिया गया बार बार सोचते, ठीक है, बार बार सोचते, इस तरह से आपका दिया है यहाँ पर गद्यांश। तो चलिए उसके संदर्भ प्रसंग की व्याख्या दिखा देते हैं। तो ये रही आपकी संदर्भ, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका प्रसंग और ये रही व्याख्या। तो जल्दी से फटाक से स्क्रीनशॉट लगाइए। ये आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 19वें का आंसर हमने करा दिया। अब आपका 20वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको एक अनुच्छेद लिखना है, ठीक है। और आपको यहाँ पर इसका अथवा आता है, तो आपको यहाँ पर दो मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी के बीच में यहाँ पर संवाद लिखना है, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन है। जो इसका आंसर है वो आप यहाँ पर खुद कर सकते हो, वो कोई इजी क्वेश्चन रहते हैं, इसे आप अपने मन से भी लिख सकते हो। 21वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आपका दिया है यहाँ पर अपठित काव्यांश। तो जो ये प्रश्न दिए हैं, इन तीनों प्रश्नों के आंसर आपको इसी में मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पर इसे ध्यान से पढ़ लेते हैं, तो इन जो क्वेश्चन आपके 3 दिए हैं, इन क्वेश्चन के आंसर आपको इसी में मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसका अथवा देख लेते हैं। अगर आपसे काव्यांश नहीं बनता, तो ये रहा आपका गद्यांश, ठीक है। ये आपका गद्यांश है, तो इनका आंसर भी है। जो आपके 3 क्वेश्चन आते हैं, इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको इसी में मिल जाएंगे, ठीक है। और फिर आपको आता है 22वां क्वेश्चन। तो देख लीजिए, ये रहा 22वां क्वेश्चन, जो कि 4 नंबर का है। और ये रहा आपका 23वां क्वेश्चन, जो कि 4 नंबर का है। जो क्वेश्चन हमने जिन क्वेश्चन के आंसर हमने आपको नहीं दिए, उन क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी रखी, तो आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप। और टेलीग्राम ग्रुप में जिन क्वेश्चन के आंसर हमने नहीं दिए, वो आपको उनके क्वेश्चन के आंसर आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी और प्रेस कर लीजिए। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिल जाए। टेक इन, बाय बाय।